तो अभी हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के दूसरे एक्सपेरिमेंट प्रतीक मुद्रा का प्रचलन टोकन करेंसी को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में पहले हम लोग पढ़े हैं कि दो तरह की मुद्रा का प्रचलन था। एक था टंका और दूसरा था जीतल। टंका जो था वो चांदी का सिक्का था और ये तांबे का, है ना, सिल्वर एंड कॉपर कॉइंस थे। सिक्का जो होता है अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। इफ यू आर एक्सेप्टिंग एनी करेंसी, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी ऑफ द इशूअर। नहीं तो हर आदमी अपना सिक्का चला लेगा, बोलेगा कि हाँ इस मोहल्ले का मालिक हम, मेरा सिक्का मेरा। इसीलिए सिक्का चलने का जो रीति रिवाज है, आज भी जिसकी अथॉरिटी का भार या उसका मतलब लोग समझते हैं, स्वीकार करते हैं। आज हम लोग पेपर करेंसी स्वीकार करते हैं। मोदी जी गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का दस्तखत किया हुआ सरा गला भी नोट आएगा और कहता है कि मैं धारक को 2000 के बदले 2 लाख रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो दैट करेंसी विल बी एक्सेप्टेड। Nobody will be questioning the quality of the paper or the authenticity of the paper. That has to be only authenticated कि this has been issued by the government. तो सिक्का राज सत्ता के स्वीकृति का प्रतीक होता है शुरू से। पहले के जमाने में सिक्का का अर्थ यह भी होता था कि सिक्का जब जारी होता था, जब पंचवार्षिक कॉइन्स खत्म हुआ और जब राजाओं के नाम से सिक्का जारी हुआ, तो उस समय के सिक्के का प्रचलन का मतलब था कि कौन राजा अभी हमारा राज कर रहा है, उस राजा का नाम जानना, है ना। और एंशिएंट पीरियड में भी 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी का जो 500 साल का इतिहास है, उसके लिए सिक्का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। क्योंकि उस समय राजाओं ने नाम के साथ, जो इंडो ग्रीक राजा हैं, दे स्टार्टेड इशूइंग कॉइन्स विद द नेम ऑफ द रूलर्स। तो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री उस समय जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन सिक्का। तो यहाँ कहने का मतलब कि सिक्का का प्रचलन केवल उसका मेटेलिक वैल्यू नहीं है, सिक्का का प्रचलन और उसकी स्वीकृति शासन की स्वीकृति मानी गई है। ऐसे भी बोलचाल की भाषा में गुंडा बदमाश भी कोई होता है तो नहीं कहते कि इस बॉस का सिक्का इस मोहल्ले में चलता है, शहर के इस हिस्से में इसका सिक्का चलता है। तो इसका मतलब है ना कि वास्तविक सिक्का वो चला रहा है। इसका मतलब है कि अथॉरिटी इज एक्सेप्टेड, बोले इधर 5 लाख भेज देना, तो न भेजेगा तो बम पटक दिया, मार दिया, अगला सब आदमी लाइन लगा के दे दिया। तो मतलब वही होता है कि अथॉरिटी इज एक्सेप्टेड। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में भी टंका और जीतल 2 तरह के सिक्के चल रहे थे। इसी समय जियाउद्दीन बर्नी कहता है और फरिश्ता भी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस चांदी के टंका के बदले कांसा यानी ब्रॉन्ज, कांसा का सिक्का चलाने का फैसला किया, है ना। और लोगों से कहा कि इस कांसे के सिक्के का वैल्यू तुम चांदी के सिक्के के बराबर मानो। जो टंका कांसे में जारी किया जा रहा था, इट्स वैल्यू शुड बी एक्सेप्टेड एट पार विथ द सिल्वर टंका। राजा ने कहा। तो स्वाभाविक है, राजा को यह उम्मीद था कि लोग इसको मानेंगे, तो इसको एक प्रतीक सिक्का कहा गया, टोकन करेंसी कहा गया। यानी चांदी के सिक्के के बदले कांसे के सिक्के का प्रचलन और कांसे के सिक्के का वैल्यू चांदी के सिक्के के बराबर मान। ऐसा नहीं था कि ऐसा करने वाला
मोहम्मद बिन तुगलक पहला आदमी है। चीन में कुबलाई खान भी प्रतीक सिक्का जारी कर चुका था 1260-94 के दौरान। वो तो पेपर करेंसी प्रतीक सिक्का हुआ ना, वही ना प्रतीक सिक्का होता है। ये सर ये भी तो पेपर करेंसी कर सकते थे लेकिन किया नहीं ना, उससे क्या मतलब है हमको। सर करेंसी चेंज क्यों किया? ऐसा तो नहीं था कि इनसफिशिएंट सिल्वर था या उस टाइम का। वेट एंड हैव द पेशेंस, यू विल बी गेटिंग एवरी आंसर। क्योंकि इसका मतलब हुआ कि आंसर बताने की क्यों जारी किया, इसलिए इंतजार करें। और ईरान में गए खातू खान, चीन में कुबलाई खान और ईरान में गए खातू खान, इन दोनों ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। एक फेल हुआ था, एक पास हुआ था। अब इससे जुड़े हुए जो मुद्दे, जो आपको जैसा लगता है कि आखिर उसने उस जमाने में चांदी के सिक्के के बदले कांसे के प्रतीक सिक्के क्यों चलाए। सामान्य तौर पर लोगों का मानना था कि उस समय चांदी की कमी हो गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में चांदी की सप्लाई का स्रोत बंगाल था, क्योंकि बंगाल से होकर चीन का व्यापार बहुत प्रोस्परस था उस जमाने में, और चीन से होने वाले व्यापार के कारण बंगाल में चांदी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में होती थी, और वह चांदी मोहम्मद बिन तुगलक के पास पर्याप्त मात्रा में आती थी। तो ये एक कॉमन विचारधारा है, और उनका कहना है कि चूंकि इस पीरियड में बंगाल मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से निकल गया, इसलिए बंगाल से चांदी की जो आपूर्ति होती थी वह रुक गई। तो चांदी की कमी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे का सिक्का जारी कर दिया। अब ये बात अलग है। अब जैसे जियाउद्दीन बर्नी ही कहता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इस वापस लिया इस सिक्के को, और सिक्के के बदले में चांदी और सोने के सिक्के दिए, चांदी का सिक्का दिया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के राजमहल के दरवाजे पर एक्सचेंज किए गए सिक्कों का ढेर लग गया। तो अगर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने द्वारा जारी किए गए कांसे के सिक्के के बदले चांदी के सिक्के दिए, तो वहां चांदी कहां से आ गया? तो यह थ्योरी जो है, इट इज नॉट वेरी ट्रू कि चांदी के सिक्के की कमी के कारण उसने कांसे के सिक्के जारी किए। और बंगाल से इतना ज्यादा चांदी का आपूर्ति होता था कि वह सिक्का चला लेता। इसमें भी लॉजिकली वह सत्य नहीं है। ठीक है, पहला नंबर। तो कोई भी सिक्का जो जारी होता है, उसके प्रचलन के लिए जरूरी है कि उसको सरकारी मान्यता मिले, नहीं तो हर आदमी अपना सिक्का जारी कर लेगा ना। तो गवर्नमेंट का अप्रूवल, एक्सेप्टेंस इज द प्राइमरी थिंग फॉर सर्कुलेशन ऑफ एनी कॉइन इन एनी पीरियड, है ना, रॉयल अथॉरिटी। और बर्नी कहता है, बर्नी एक नंबर का प्रतिक्रियावादी और धर्मांध लेखक है, विशेषकर वह एंटी हिंदू बहुत ज्यादा है, हिंदुओं से उसको बहुत चिढ़ थी। तो जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि जब कांसे के सिक्के जारी हुए तो हर हिंदू का जो घर है, विशेषकर सोनार का घर, टकसाल बन गया। और वो लिखता है कि हर हिंदू जिसके जिसके घर में कांसे का बर्तन था ना, सब गला गला के कांसे का सिक्का जारी कर दिया। बाजार में फेक करेंसी भर गया, है ना। तो वह हिंदुओं को बहुत भला बुरा कहता है। अब चांदी की कमी और कांसे का प्रयोग जारी, यह अपने आप में बहुत ही मुश्किल वाला चीज है, और निश्चित रूप से आगे चलकर ये सिक्का का प्रयोग उसका असफल हो जाए, है ना। अन्य जो भी इस पर आरोप लगे, जो भी बातें हुई हैं, तो फिर एक और दाग लग गया।
बेचारे पर दाग ही दाग लग रहा था। लेकिन उन चीजों के बियॉन्ड कुछ बातें हैं, क्योंकि इसी तुगलक काल में तैमूर का आक्रमण अंत में होता है दिल्ली पर, और फिर कहा जाता है कि तैमूर को दिल्ली से अपार धन मिला। तो अगर दिल्ली में धन की कमी थी तो अपार धन कहां से मिला? क्योंकि जो भी इसके बाद राजा होंगे वो कमजोर होते जाएंगे, तो यहां धन की भी कमी करें, सोने चांदी की कमी करें, और वहां पर तैमूर को करें कि अपार धन मिला। तो दोनों में क्या लॉजिकल संबंध है? कॉन्ट्राडिक्शन। ये दोनों के दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को आंख मूंद कर धन बहाने की आदत थी, धन की कमी हो गई, इसलिए उसने सांकेतिक सिक्का चला दिया। तो जियाउद्दीन बर्नी को बहुत बड़े मामले में जो मन है वो लिखने की आदत रहा है, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत सारे स्टेटमेंट जो इस तरह के उस पर ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, सिवाय उसके फतवा इजाहारी में जो प्रशासनिक सुधार है उसके, प्रशासनिक जो हिस्ट्री है उसके अलावा। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ने किस कमी के कारण सिक्का जारी किया और इतना ज्यादा फेक करेंसी कैसे सर्कुलेट कर गया? क्या मोहम्मद बिन तुगलक पूरी तरह से मूर्ख आदमी था? क्या उसका स्टेप पूरी तरह से आंख बंद कर लिया गया, या वह मूर्ख टाइप का आदमी था कि जो मन हुआ जो किया सो असफल हुआ? पुनः यहाँ ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी सोच समझकर प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया। अब है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया क्यों, और चांदी की कमी होने का जो सिद्धांत है वह एक्सेप्टेबल सिद्धांत नहीं है ना। और ये भी है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के बदले कांसे का सिक्का चलाने का फैसला किया, तो लोगों का आरोप है, जिस तरह से जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि सुनारों का घर टकसाल बन गया। ये एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लोन अप किया हुआ आरोप है, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी अपने आदत से मजबूर आदमी है ना, और किसी का जो हैबिट होता है उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। ये दोनों सिक्का का जब आप तुलना करते हैं तो दोनों सिक्का में पहली बात क्या है कि ये जो सिक्का जारी हुआ इसमें पर्शियन में लेख लिखा गया था। क्या इंपॉर्टेंट है कि नए सिक्के में पर्शियन में इंस्क्राइब किया गया था, जबकि पुराने सिक्के में अरबी में इंस्क्रिप्शन था। तो एक पर्शियन था और पुराना वाला अरबी में था। दोनों में लिखे गए लेख अलग अलग थे। इसमें था कि मोहम्मद बिन तुगलक दैवी कृपा का इच्छुक के समय चला सिक्का, मुहर शुद्ध टंका राइस दर रोजगारे बंदाए उम्मीदवार मोहम्मद तुगलक। अरबी में जो लेख था उसमें था कि जो सुल्तान की आज्ञा पालन करता है, ईश्वर की आज्ञा पालन करता है, ईश्वर की आज्ञा पालन करो तथा पैगंबर और अपने शासक की आज्ञा पालन करो। तो दोनों की भाषा अलग थी, दोनों का कंटेंट अलग था, है ना। तो इसका मतलब कि प्रतीक सिक्का जारी करने में मोहम्मद बिन तुगलक ने पर्याप्त सावधानी बरती, है ना। अगर ऐसा न हुआ होता तो दोनों एक ही तरह के लेख के द्वारा जारी कर दिया गया सिक्का होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो एक पर्शियन में तो दूसरा अरबी में, एंड कंटेंट ऑफ द राइटिंग वाज आल्सो डिफरेंट। अब एडवर्ड थॉमस वगैरह लोगों ने आरोप लगाया है, और भी आरोप है कि हाँ जो नकली सिक्के जारी हुए और उसका आरोप लगा दिया गया कि एकदम असफल और इल एडमिनिस्ट्रेड पॉलिसी था। आज जो आप हैं
इतने बड़े आधुनिक समय में रहते हैं, कितने आदमी जो है नकली नोट को पहचान लेंगे। जब आधुनिक टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल था, जो आदमी अरबी और फारसी दोनों नहीं जानता है, वो कैसे पहचानेगा कि हाँ कौन सा सिक्का असली है, कौन सा सिक्का नकली है। फिर लेख सब आदमी नहीं पढ़ा होगा। तो जब आज के जमाने में, आधुनिक जमाने में असली और नकली सिक्के में फर्क मुश्किल है, तो उस जमाने में भी यह निश्चित रूप से मुश्किल रहा होगा। जरूर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके लिए सीधे मोहम्मद बिन तुगलक को जिम्मेदार ठहरा देना भी उचित नहीं है ना। ये जरूर हुआ कि जब नकली सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ या कांसे के सिक्के का प्रचलन शुरू हुआ, तो आम आदमी भी अपने चांदी का सिक्का घर में रख लिया और वह इसी कांसे के सिक्के में काम करने लगा। जो नकली सिक्का बनाए और नकली सिक्का में लैंड रेवेन्यू टैक्स राजस्व देने लगा। बाजार में भी केवल कांसे के सिक्के का प्रचलन शुरू हो गया। और ऐसी स्थिति में जब बाहरी व्यापारी आएगा, वो प्रतीक सिक्का क्यों लेगा? वह तो वैसा ही मुद्रा लेगा ना जो वर्ल्ड वाइड चले। तो मिनिमम वो चांदी का सिक्का लेगा। चांदी का सिक्का प्रचलन में है नहीं, इसी कारण बाहर के व्यापारियों का आना जाना भी बंद हो गया, क्योंकि जब आप उसको चांदी का सिक्का देंगे ही नहीं, कोई देगा ही नहीं, तो फिर वह उसका सामान बिकेगा नहीं। तो ट्रेड में भी अव्यवस्था हो गई और राज्य के अंदर भी आर्थिक क्योस हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? चांदी के सिक्का का जारी करने का जो इंटेंट होता है, जिस समय वो जारी हो रहा था, दिल्ली सल्तनत का आकार छोटा था और बहुत ज्यादा सिक्के की जरूरत नहीं होती थी। इंटरनल और रूरल एरिया में व्यापार बार्टर सिस्टम में ही ज्यादा चलता था। अलाई सिक्के अभी भी चल रहे थे अलाउद्दीन के जमाने के, और भी लोग निचले स्तर पर अन्य माध्यमों से हिंदू लोग और गांव में रहने वाले लोग आदान प्रदान यानी एक्सचेंज कर रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में साम्राज्य का विस्तार आप देख रहे हैं, मदुरई यहां तक हो गया है ना। सबसे ज्यादा एरिया में इस समय साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। अब इतने बड़े साम्राज्य में एक राज्य का सिक्का चलाना, वो भी चांदी, आज वो मुश्किल हो जाएगा। आज भी कहा जाए कि आप पूरे भारतवर्ष में चांदी का सिक्का चला दीजिए तो चांदी का कमी हो जाएगा। तो उस जमाने में इतने बड़े राज्य में चांदी का सिक्का चलाना किसी के बस का चीज नहीं था। और सिक्का, जैसे आज के जमाने में आप प्रधानमंत्री कौन बने, मंत्री कौन बने, तुरंत अखबार में छप गया, हर आदमी जान गया। उस जमाने में हमारा राजा कौन है उसको जानने का दो ही माध्यम था आम जनों के लिए, जो अवेयर्ड आदमी है। पहला तरीका था, जब जुम्मे का नमाज मस्जिदों में अदा किया जाएगा, तो उस समय रीति रिवाज था कि अन्य पूर्ववर्ती सुल्तानों के साथ साथ अभी हमारा सुल्तान कौन है उसका नाम कहा जाएगा। तो जैसे ही जुम्मे के नमाज में, शुक्रवार या फ्राइडे प्रेयर में राजा बदलता था, पहला काम होता था कि सिक्का ढालो, और दूसरा काम कि तुरंत मस्जिदों में राजा का नाम अनाउंस किया जाए कि अब हमारा ये राजा हो। तो ये ठीक था। तो यही दो माध्यम था। लेकिन अभी दक्षिण भारत में जहां इस्लाम और उसके मस्जिद उतने मजबूत नहीं हुए थे, आम जन कैसे जानेगा कि हमारा राजा कौन हो? तो उसका तरीका था सिक्का, और चांदी का सिक्का इतने बड़े पैमाने पर जारी हो नहीं सकता था। तो द रॉयल अथॉरिटी शुड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पीपुल शुड नो हु इज आवर रूलर, द करेंट इशू ऑफ करेंसी ऑन लार्ज स्केल वाज नेसेसरी, एंड ओनली ब्रॉन्ज कैन बी अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन एनी वे, और चीप तरीके से भी सस्ता भी मिलता। तो इट वाज also for the purpose of spread of the royal authority to the remotest area of the country, है ना। और इसी के माध्यम से
वह अपनी सत्ता और अथॉरिटी को लोगों के पास पहुंचाना चाहता था। यह एक बहुत बड़ा कारण था प्रतीक सिक्का के प्रचलन का। लेकिन अब इफेक्टिव मशीनरी नहीं थी। जब आज लोग नहीं जांच कर पाते हैं तो उसके कार्यान्वयन के लिए लोगों में कॉन्फिडेंस देना था। आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल था कि चांदी के बदले हम कांसा कैसे मान लें। तो जो पहली बार इसको कर रहा था उसके लिए अनएक्सेप्टेबल था। आज आप कागज के सिक्के को मान ले रहे हैं, कागज के मुद्रा को, 2000 का नोट आप सरा गला भी लेके चलते हैं, लेकिन उस आपका हैबिट है। अंग्रेजों ने कागज के नोट चलाए 1 रुपया वाले। उस समय तक हमारे यहाँ 1.5 का चांदी का रुपया चलता था। अरे 1 रुपया वेतन होना भी मुश्किल होता था उस समय लोगों का। तो उस जमाने में या आज का भी जो जमाना है, हम धीरे धीरे प्रतीक मुद्राओं को स्वीकार करने के स्टेज में आए हैं। उस समय के लोगों के लिए प्रतीक मुद्रा अजूबा था। लोग लगता है कि अरे चांदी के बदले हम कांसा को मानेंगे। साइकोलॉजिकली, मेंटली किसी तरह से वो लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अव्यवस्था फैल गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि इतनी बड़ी अव्यवस्था फैल गई है, तो फिर उसने अनाउंस किया कि हमारे सिक्के वापस लौटाओ और उसके बदले चांदी के सिक्के ले जाओ। निश्चित रूप से उसके अधिकारियों ने जाली और असली सिक्कों में फर्क किया और जो जाली सिक्के थे उन्हीं का ढेर संभवतः उसके महल के बाहर लगा। तो रॉयल अथॉरिटीज के द्वारा इसको आइडेंटिफाई करना आसान था। स्टेप में कोई गलती नहीं थी। पुनः एज यूजुअल मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लिए गए कदम के मेरिट में कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके कार्यान्वयन में पुनः कुछ कमी निकला। इसके कारण यह स्टेप भी फेल कर गया। और मुद्रा का एक्सपेरिमेंट फेल करना केवल मुद्रा नहीं होता है, यह अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीतिक व्यवस्था सबको प्रभावित करता है। क्योंकि टोटल ट्रेड एंड इकोनॉमी विल बी थॉरली अफेक्टेड। अभी मैंने क्या कहा, टू स्प्रेड द अथॉरिटी ऑफ द रूलर। नहीं तो ये तो सर तो वो सिल्वर कॉइन से भी तो कर सकते हैं। तो वो तो सोना के सिक्के से नहीं कर सकते थे। नहीं, उस टाइम मतलब ऐसा तो नहीं था कि सिल्वर की कमी कहीं दिया। आज सिल्वर बहुत ज्यादा है क्या? नहीं है। कितना है सिल्वर? पर उस टाइम वर्ल्ड वाइड तो सिल्वर का ही चल रहा था। तो किसी से आप उठाकर छीन कर लेगा क्या सिल्वर? नहीं पता है। वर्ल्ड वाइड क्या चलता है नहीं चलता, आपके पास क्या है? आज और आपके पास सोना या चांदी किसके बदौलत आएगा? पानी में दह के तो नहीं आएगा। आज जैसे इट हैज टू कम थ्रू द हेवी ह्यूज सरप्लस ट्रेड। जब इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा would be in your favor, balance of trade would be in your favor, only then the influx of gold or silver will be in high quantity in your area. In that period, जब शुरुआत में केवल इतना ही दूर में सिक्का चलाना था तो चला लिए। अब जब इतना दूर में चलाना है तो चांदी कभी से भी हाईली अवेलेबल, चांदी और सोना दोनों कहीं भी भारत के लिए ही नहीं, ये केवल साउथ अमेरिका में अवेलेबल था जिसको यूरोपियंस ने लूट लिया। अदरवाइज कोलारेडो इसी को न कहा गया है ना। तो भारत में कभी भी सोना चांदी उतने हेवी मात्रा में उपलब्ध नहीं रहा है। और सरप्लस, हेवी सरप्लस ट्रेड केवल एंशिएंट पीरियड में जब ग्रैंड रोमन इंपायर के साथ व्यापार था तब हुआ, और कुषाण पीरियड में जब सिल्क ट्रेड पर कुषाणों ने कंट्रोल किया तब हुआ। अदरवाइज ब्रिस्क, देयर वाज अ ब्रिस्क ट्रेड। तो इतना नहीं हो सकता था कि आप उसी का सिक्का चलाते रहिए। गुप्तों ने कौड़ी क्यों चलाया? क्यों कहलाते हैं कि 2 कौड़ी के आदमी हो गया? क्यों कहलाते हैं? क्योंकि फायान ने भी कहा कि कौड़ी यूज्ड टू बी द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इफ कौड़ी इज इन सर्कुलेशन इट मींस इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमी। 2 ढेला के आदमी नहीं हो, है ना? 2 ढेला बोला गांव में ना, तो यू आर बीइंग वैल्यूड।
मिट्टी से आपका वैल्यू हो रहा है। वैदिक काल में सतगाय कहा गया है, 100 गायों की कीमत वाला आदमी को कहा गया है। जिस पीरियड में आप जब रहिएगा तो उस पीरियड के वैल्यू के अनुसार आपका वैल्यूएशन होगा। तो आदमी तो गाय के बराबर नहीं हो गया, तो उस समय आपकी कीमत क्या है, किसी की कीमत क्या क्या है। 2 कौड़ी का आदमी नहीं, 2 ढेला का ना, 2 पैसा का आदमी नहीं, आप 1 पैसा का आदमी नहीं है ना। तो यू आर बीइंग वैल्यूड। तो जिस पीरियड में इकोनॉमी जैसी रहेगी ना, आपका वैल्यूएशन वैसा ही होगा। इसीलिए चांदी कभी भी हाई क्वांटिटी में उपलब्ध, सोना हो या चांदी हो, इस एरिया के लिए कभी नहीं रहा है। और यह तभी होगा, सिंधु घाटी में इतना इंटरनेशनल ट्रेड था, कितना सोना चांदी मिला है ना। तो कहना अलग बात है कि ये नहीं आप कर लेते, सब कर लेते तो फिर दिक्कत क्या था। फिर तो सर वो रीइंट्रोड्यूस कर दी। अब जैसे पूरे उसके वापस लेते लेते दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो चुका था, और इस पीरियड में जो लोग भी सिक्का वापस करने आएंगे वो तो दिल्ली के लोग ही आएंगे। ऑल ओवर इंडिया के लोग आएंगे नहीं, जहां गया तो गया। तो एक पर्पस तो पूरा हो गया। कौन है राजा आपका? अरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक है, पढ़ा आपने सिक्का में। तो द फर्स्ट पर्पस इज फुलफिल्ड, और इस एरिया तक मुस्लिम शासन हैज बीन स्प्रेड, और तब तो इधर बहमनी आ जाएगा। दे विल बी स्विंग देयर ओन कॉइंस। इधर विजयनगर होगा, चलेगा दुतरफा लड़ाई। सर नागौर भी तो सर इंडिपेंडेंट हैं? नागौर भी तो इंडिपेंडेंट, बहुत सारे इंडिपेंडेंट राज हो जाएंगे। सर मिडिल में कैसे और फिर उसको अटैक। जब पहली बार ये है शुरुआत का, धीरे धीरे आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा रिबेलियन मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में हुआ, और उसके जीवन का अधिकांश टाइम युद्ध के मैदानों में बीता। उसको चैन तो मिला ही नहीं, बेचारा इतना भागा आदमी रहा कि एक मैदान से दूसरे मैदान, इधर विद्रोह शांत किया तो उधर हो गया, उधर शांत किया तो उधर हो गया, दौड़ता ही रहा। अगला जो सुधार है वह कृषि सुधार, और भूमि कर का 1/2 किया जाना। तो मोहम्मद बिन तुगलक पुनः पहला सुल्तान है जिसने वास्तविक रूप से कृषि का सुधार का प्रयास किया, जिसको वास्तविक सुधार बोलते हैं। उसने दिल्ली के आसपास के इलाके, जिसमें मेरठ, बुलंदशहर ये सब आता था, दुआब भी आता था, उसको 60x60 मिलके कई भूखंडों में बांटा, है ना। और कृषि में सुधार के लिए एक विभाग ही बना दिया, दीवाने को ही। याद रखें कि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, दीवान ए आमिर को, इसका हेड हुआ आमिर को ही, है ना। तो एक नया एक था कृषि विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसको ही बना दिया। इसके अंदर 100 कर वसूल करने वाले सिकदार नियुक्त किए गए। यह राज्य के द्वारा संचालित कृषि सुधार था। लोगों को तकाबी कृषि ऋण दिए गए, कुएं खुदवाए गए, जो भी संभव है वो फैसिलिटीज दी गई। सर बिगनिंग से इंडिया में एग्रीकल्चर गयासुद्दीन तुगलक जो है वो पहला आदमी है जो कृषि सुधार के लिए नहर बनवाता है। तो क्योंकि जहां जो भी आपके आय का साधन होगा उसी को ना आप डेवलप करने का प्रयास कीजिएगा, जो बुद्धि है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब इस एरिया में घूम रहा था तो उसको एक आइडिया आया था कि इस भूमि का बेहतर उपयोग होना चाहिए, और इस जो सेलेक्टेड लैंड में रोटेशनल एग्रीकल्चर का शुरुआत किया। ऐसा करने वाला भी पहला आदमी है। अगर बदल बदल कर हम कृषि करेंगे तो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड विल बी मेंटेन्ड और बेटर यूटिलाइजेशन होगा। कल्टीवेशन। अब इतना बुद्धि किसके पास था?
ये जीनियस का बुद्धि है ना। लेकिन क्या हुआ, द एक्सपेरिमेंट फेल्ड, क्योंकि जिन लोगों ने जमीन को सिलेक्ट किया उन लोगों ने बंजर जमीनों को सिलेक्ट कर लिया। तकाबी ऋण जिनको दिया गया वो भारत के किसान हैबिचुएटेड है। आज भी जो बैंक का सबसे ज्यादा एनपीए है किसानों पर हो जाता है। हालांकि ये भी आरोप करते हैं क्योंकि बड़ा आज, लेकिन आज के जमाने में बड़ा आदमी लेके भाग जा रहा है हजारों हजार करोड़। लेकिन इन नॉर्मल जो कृषि लोन दिया जाता है किसान बैठकर खा जाता है। कृषि लोन दिया जाता है कि कृषि में सुधार करो। मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में भी कृषकों को दिए गए तकावी ऋण को कृषक खा गए, है ना। और जो लैंड सेलेक्ट हुआ वो बैरन लैंड हुआ। अधिकारियों को जो पैसा दिया गया वो भी पैसा खा गए और रिपोर्ट कर दिया कि द एक्सपेरिमेंट हैज फेल्ड। ठीक, इसके बाद कृषि को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर ठेके पर दे दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 साल का ठेका दिया और लगभग ठेका अब वैसे भूमि पर दिया गया जो उसर है और बंजर है, और उनको पैसा दिया गया कि इस भूमि को उपजाऊ बनाओ। इट वॉज ए गुड आइडिया, एक्सपेंशन ऑफ या एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो जितना भूमि जाएगा, जितना अधिक भूमि में कृषि होगी उतना ज्यादा राज्य की आय भी बढ़ेगी। और इसके लिए 70 लाख रुपया एडवांस दिया उस जमाने में। अब क्या हुआ, ठेकेदार भी पैसा खा गया, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक बहुत सारी समस्याओं से इतना ग्रस्त था कि उस योजना पर माइन्यूटली ध्यान देने के लिए उसके पास समय नहीं था। तो पैसा भी गया, रेवेन्यू भी गया, रिटर्न भी नहीं आया, टोटल लॉस हो गया। अब राज्य के राजस्व में भारी कमी आ गई और तभी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1/2 कर लगाया। इस्लाम के नियमों के अनुसार भी 1/2 से अधिक कर नहीं लगाया जा सकता। अब जो कर लगा और भाग्य जब खराब होता है तो बहुत सारा चीज कोइंसाइड करता है। अकाल पड़ गया इसी समय, कृषि जो भी होना था नष्ट हो गया। राज्य में अव्यवस्था फैला हुआ था, राजधानी परिवर्तन फेल कर गया था, हर जगह विद्रोह हो रहा था। और वैसे में जो एक्सपेरिमेंट ये भी फेल कर गया, राज्य को राजस्व की हानि हुई, हर जगह हानि हो रहा था। और जब कर वसूल करने गया लोग तो गड़बड़ हुआ। इसी में मिक्सअप क्या कर गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल अभियान, यानी भारत से बाहर, पहला आदमी है जो भारत से बाहर आक्रमण करने का फैसला करता है। तो 1 लाख सैनिकों को रिक्रूट किया और उन सारे सैनिकों को 1 साल का वेतन एडवांस दे दिया, है ना। बाद में फैसला किया कि कराचिल अभियान नहीं जाए एंड द आर्मी वाज डिसबैंडेड। अब 1 साल का जब फ्री खाया लोग वेतन तो कोई दिक्कत नहीं, अब नौकरी चल गया। अधिकांश लोग दुआब के थे, दुआब में लौटे तो सरकार से नाराज, यहाँ कृषि फेल, तकावी ऋण खा गए, कर बढ़ गया, अकाल पड़ गया, है ना। ये सब कोइंसाइड कर गया। और तब मोहम्मद बिन तुगलक ने कर वसूलने का जिम्मेदारी उन लोगों को दे दिया जो इस सेना से डिसबैंडेड हुए थे। वो लोग भी हकासल प्यासल थे। कर वसूलने में जबरदस्ती की गई और लोगों को था कि हाँ कर जब गलती से धराइएगा तो खाल खिंचा जाएगा। उस जगह खिंचाया खाल, पूरे एरिया में आतंक मच गया। अब क्या हुआ कि लोग सीधे भाग गए जंगलों में
पूरा द्वार खाली सा हो गया। तो जो कर दे सकता था वो भी भाग गया, पैसा भी गया, स्कीम भी फेल हुआ, कर भी मिलना बंद हो गया, है ना। इतना दुर्भाग्यशाली और अभागा शासक कोई नहीं था, है ना। या किसी भी योजना में कोई भी डिमेरिट नहीं है, लेकिन सब फेल कर गया। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से पहले पैदा हो गया और उसके पास विश्वस्त नौकरशाही नहीं थी। जो ब्यूरोक्रेसी थी, इट वॉज नॉट डिपेंडेबल, इट वॉज नॉट एफिशिएंट, है ना। और उसके लोगों ने उसको धोखा दिया। ग्रामीण कुलीन जनता भी उससे नाराज हो गई थी, मुसलमान भी नाराज हुए, हिंदू भी नाराज हुए। उधारी देने के बाद जब वसूला जाता है तो भी नाराजगी हो जाती है ना। खा के उस समय नहीं पता चला, लेकिन वसूला गया तो खराब लगा। और प्रोबेबली जिस समय कृषि एक्सपेरिमेंट लागू हुआ, दैट वाज नॉट एप्रोप्रिएट टाइम। अकाल का माहौल होने लगा था और संभवतः इस समय यह नहीं लागू किया जाता तो इतना बड़ा फेल्योर नहीं होता। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पेशेंट तो था, हमेशा जल्दीबाजी में रहता था, जिसके कारण उसके एक्सपेरिमेंट्स समय समय पर फेल करते गए। और चूंकि उसके पास समय नहीं था, इतना ज्यादा विद्रोह और इतना ज्यादा व्यवस्था था कि ऐसा नहीं कि कोई कदम कोई भी उठाता है तो हमेशा एक ही बार में सफल होता है। आप करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, दोबारा उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, कुछ नए स्टेप्स लेते हैं। तो इसके पास सुधारने का मौका ही नहीं था। और राजधानी परिवर्तन हो, टोकन करेंसी हो और कृषि सुधार, है ना, बैठकर सोचकर समझकर विचार करना, उस सब का टाइम इसके पास नहीं था। ये बेचारा स्वयं भी हैजे का शिकार बन गया था, है ना। और फिर जमुना किनारे जाके बहुत दिन तक रहा, तब जाके थोड़ा स्वस्थ हुआ। इसकी सेना मर गई, आधे से अधिक सेना मर गई प्राकृतिक विपदाओं में। इसीलिए जो दिल्ली सल्तनत की जो ग्रैंड आर्मी अलाउद्दीन खिलजी ने तैयार किया था, वो 1340 आते आते एकदम आधी सेना हो गई, सैनिक स्ट्रेंथ ही घट गया। और अव्यवस्था इतना था कि बहुत बड़े पैमाने पर सेना को रिक्रूट नहीं कर सकता था। तो बेचारा he failed all together। इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक निश्चित रूप से एक अनफॉर्चुनेट रूलर है। इसके समय में सबसे अधिक विद्रोह हुए। विद्रोह के 4 कारण माने गए हैं। पहला है कि जो भी अमीर थे, प्रभावशाली, उन लोगों को बहुत दिन से मौका नहीं मिल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी उन लोगों का पर कतर दिया था, तो उन लोगों की भी महत्वाकांक्षा जो थी वो बड़े पैमाने पर हिलोर मार रही थी कि हाँ मौका मिले। मोहम्मद बिन तुगलक के स्टेप्स उनको मौका दिया। दूसरा कारण है मोहम्मद बिन तुगलक की क्रूअल पॉलिसी। जिस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक लोगों के साथ डील करता था, खाल खिंचवाता था, बहुत सारे लोगों को लगा कि विद्रोह कर दो, ऐसे हो मरेंगे, वैसे तो और भी खराब तरीके से मरेंगे, और सफल हुए तो फायदे होगा। तीसरा है कि जब योजनाएं असफल होने लगी तो इक़्तिदारों के मन बढ़ गए। जब राजा असफल होने लगता है तो छुट भइयों का मन बढ़िए जाता है, जो इस समय भी हुआ। और चौथा कारण था कि साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार, जो साउथ इंडिया में विस्तार हो गया, तो साइज थोड़ा बड़ा हो गया, नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो गया, एनर्जी डाइवर्ट कर गई। तो इससे भी हुआ। पहला विद्रोह बहाउद्दीन गुरसास का था, सुल्तान का चचेरा भाई था, उसने विद्रोह किया। फिर बहराम आयवा का विद्रोह हुआ, मुल्तान का सूबेदार था। फिर गियासुद्दीन बहादुर का विद्रोह हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने गियासुद्दीन बहादुर का विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। फिर मावार का विद्रोह हुआ 1334-35 में। फिर 1338-39 में
मलिक फकीरुद्दीन ने बंगाल में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसके बाद बंगाल फिर दिल्ली के अधीन नहीं आया। तो 1338-39 में बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया, है ना। दक्षिण भारत में विजयनगर 1336 में स्वतंत्र हो बना, वो भी स्वतंत्र हो गया। वारंगल 1335 में स्वतंत्र हो गया। काम्पिल 1335 में स्वतंत्र हो गया। फिर इसी पीरियड में भट्टी राजपूतों ने सुनाम एवं सामना में विद्रोह कर दिया। करा में निजाम मुइन ने विद्रोह कर दिया। बीदर में सिहाब सुल्तानी का विद्रोह हो गया। गुलबर्गा में अली शाह नाथू का विद्रोह हुआ। 1340-41 में आइनुल मुल्क का विद्रोह हुआ। फिर इसको दौलताबाद ट्रांसफर किया गया। फिर 1341 में शाह अफगान का विद्रोह हुआ और अंत में दक्षिण में सादा अमीरों ने भारी विद्रोह कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सादा अमीरों को मिलने के लिए बुलाया। सादा अमीर बेचारे गए भी मिलने, लेकिन जब दौलताबाद जाने से पहले रुककर विचार विमर्श किया तो सादा अमीरों को मोहम्मद बिन तुगलक के पूर्व के कर्मों का याद आया कि विद्रोहियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। सादा अमीरों को लगा कि अगर गुस्सा आ गया और खाल खिंचवाया तो क्या हो। तो मिलने जा रहे सादा अमीर वहां से भाग चले और बाद में इन्हीं लोगों ने बहमानी राज्य की स्थापना की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में ही इतने सारे विद्रोह हुए कि किसी इतिहासकार ने लिखा कि एक ऐसा बदनसीब आदमी था कि इसके शरीर में इतनी बीमारियां थी कि किस बीमारी का इलाज पहले करें और किस बीमारी का इलाज बाद में करें कुछ पता नहीं चलता, है ना। और इसीलिए इसका जो पूरा का पूरा जो पीरियड है वो एक अनफॉर्चुनेट शासक का पीरियड है। और भारत के इतिहास में जो इसका मूल्यांकन हुआ है वह भी एक तरह से मतलब यह मूल्यांकन जो है उसको आप कहा जाए कि पार्शियल या प्रिजुडिस्ड मूल्यांकन है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के नीतियों के बदले लोगों ने उसके असफलताओं को उसके इम्पेशेंस या गलत बातों से ज्यादा जोड़ा है। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक फिर से इतिहास में मिस इंटरप्रेटेड शासक के रूप में माना गया है ना। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जिस तरह से दिल्ली के सुल्तानों के जीवन रहा है, जीवन चक्र, उसमें इसका जो मृत्यु है वह भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरह से ये मरा 1351 में, उस पीरियड में इसके बॉडी को भी सुरक्षित लाने के लिए घूस देना पड़ा। वहां के जिन लोगों के खिलाफ अभियान पर गया था, सुरक्षित परिवार वापस लाने के लिए भी उन लोगों को घूस देना पड़ा, है ना। तो और इसका बेटा वगैरह नहीं था। फिरोज तुगलक इसका चचेरा भाई था, इसको शुरू से ही वो मानता था और बाद में